Okay, now we are starting with our new topic in atomic structure, that is quantum numbers, and this is our lecture 12. This is our lecture 12 and we are starting with quantum numbers. Last time we have discussed Schrodinger wave equation. तो इसको पढ़ने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी 12th क्लास में भी हर जगह यूज होगा। इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये सारा समझ आएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। और लास्ट जो हमने लेक्चर लिया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कुछ कंसेप्ट उसके भी क्लियर होंगे इसके थ्रू, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान समझना है। क्वांटम नंबर्स, क्लियर? क्वांटम नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। मतलब क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसकी ओरिएंटेशन है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या उसका ऑर्बिट है, क्या उसका ऑर्बिटल है, क्या उसका सबशेल है, मतलब इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है ये क्वांटम नंबर्स क्या है? जो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, साई जो NLM पे डिपेंड करता था, NLM। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ साई 510, इसका मतलब N5 है, इसका L1 है और M क्या है? 0 है। तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे NLM। तो ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? 4 नंबर्स, दीज आर 4 नंबर्स विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। 4 नंबर्स, ये क्या है? दीज आर 4 नंबर्स विच गिव कंप्लीट information about an electron, like its position, energy, orientation means direction, मतलब उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्लियर? अब इसको डिनोट, अब इसके जो 4 क्वांटम नंबर्स है कौन कौन से हैं वो नोट करेंगे। 4 क्वांटम नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक बार नोट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम, पहला कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से। बोहर ने इसको डिस्कवर किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है, मैं नाम बताता हूँ सिर्फ, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेकंड इज एजीमिथल, MUTHA, एजीमिथल। और सब्सिडियरी, और एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको L से डिनोट करते हैं, L से। क्लियर? L से डिनोट करते हैं इसको। सोमरफेल्ड ने डिस्कवर किया था इसको। सोमरफेल्ड ने, बोहर के बाद ही सोमरफेल्ड आया था ना, इसको ऐसे याद रख लेना। बोहर्स मॉडल के बाद मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? सोमरफेल्ड मॉडल। तो बोहर फिर सोमरफेल्ड तीसरा, इसने, क्योंकि सोमरफेल्ड ने ही ऑर्बिट्स, किसका? सब ऑर्बिट्स का या सब शेल का कंसेप्ट किसने दिया था? सोमरफेल्ड ने। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। क्लियर? और क्या, इसको लिंडे ने डिस्कवर किया था। फोर्थ इट इज स्पिन क्वांटम नंबर, इसको S से डिनोट करते हैं। इसको ना कई बार ML भी बोलते हैं, ML, और इसको MS करके बोलते हैं, ML और MS भी बोलते हैं इसको। तो इसको S से डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ ने डिस्कवर किया था। स्पेलिंग गलत हो गई है, GOLD SCHMIDT, तो चेक कर लेंगे। गोल्डस्मिथ ने डिस्कवर किया था, उलेनबेक और गोल्डस्मिथ ने। तो ये अब ध्यान देना है, अगर मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी जिसमें n, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? N से डिनोट कर रहे हैं, N से। क्लियर? तो बोहर ने डिस्कवर किया था इसको, N से डिनोट कर रहे हैं, बोहर ने डिस्कवर किया था। ये बता रहा है शेल्स के बारे में, ध्यान देना इधर, ये किसके बारे में बता रहा है? शेल्स के बारे में। शेल के अंदर क्या होते हैं? सबशेल। तो L जो है सबशेल के बारे में बताएगा, और M जो है सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। और ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताएगा। तो ध्यान रखना, ये सीक्वेंस में है पूरा।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, अभी तक केमिस्ट्री जो 10 तक पढ़ा है, 11 तक पढ़ा, जो भी पढ़ा है, तो उसमें एन का मतलब क्या है, एन इक्वल टू 1 बोलते हैं तो के शेल, एन इक्वल टू 2 बोलते हैं एल शेल, एन इक्वल टू 3 बोलते हैं एम शेल, इस तरीके से। तो ये इसके बारे में बताएगा शेल्स के बारे में, ये इसके बारे में बताएगा सबशेल। शेल के अंदर क्या होते हैं सबशेल, सबशेल के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो सीक्वेंस में है पूरा ये एटलीस्ट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब नोट करेंगे यहां से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर। नाउ विल बी डूइंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। और ये बताएगा हमें किसके बारे में, ये बताएगा हमें शेल्स के बारे में। जैसे अगर मैं बोलता हूं एन इक्वल टू 1, अब ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है वो नोट करना है, इन्फॉर्मेशन विच दिस क्वांटम नंबर गिव्स। अगर मैं बोलता हूं एन इक्वल टू 1 तो इसका मतलब क्या है के शेल। अगर मैं बोलता हूं एन इक्वल टू 2 इसका एल शेल है। एन इक्वल टू 3 बोलते हैं तो के एल एम फिर एन, इस तरह चलता है। तो ये क्या बता रहा है एक तरह से एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्लियर। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है डिस्टेंस के बारे में, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, या इसको मैं ये भी बोलता हूँ डेट इज साइज ऑफ, साइज किसका ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो पूरा यहां से, इलेक्ट्रॉन कभी शार्प बाउंड्री तो होती नहीं एटम की, ये शार्प बाउंड्री नहीं होती इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पहली इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। इसको डी से याद कर लेना, डिस्टेंस, डिस्टेंस। और सेकंड इंफॉर्मेशन ये हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, सीधा बोलते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसकी एनर्जी बताता है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 3 प्लस, बोरोन 4 प्लस, इस तरह से नियॉन 9 प्लस। ये क्या है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। और ये कैसे दी जाता है सब कुछ मैंने बताया हुआ पहले, ये बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है, इसको मैं नहीं लूंगा अभी। -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बताया था। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, किस में आता है ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। या फिर -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये किस में आता था किलो जूल पर मोल में। और एटम में निकालना होता है जूल पर एटम में निकालना, तो क्या है -21.78 इंटू 10⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्या है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम, जूल पर एटम में निकालना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सब पहले डिस्कस हो चुका है। -21.8 या 78 10⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। किसी भी फॉर्मूले में यूज करना हो तो कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं हम, कन्वर्ट करना मैंने सिखाया हुआ इसको। तो ये पहले हो चुका है टॉपिक, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिख दिया। तो पहला पॉइंट डिस्टेंस, दूसरा एनर्जी, दूसरा एनर्जी, डिस्टेंस फिर एनर्जी, फिर सी पॉइंट, तीसरी इंफॉर्मेशन। मेन तो ये क्या बताता है शेल्स के बारे में। तीसरी इंफॉर्मेशन देता है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी शेल, नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी शेल, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। थर्ड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, जैसे इट इज गिवन एज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर पहला शेल है, अगर n को 1 पुट कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में। सेकंड शेल है तो n को 2 पुट कर देंगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड शेल है तो n को 3 पुट कर देंगे 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से शेल 1 में 2, तो सेल 2 में 8, सेल 3 में 18, फिर उसके बाद 32, इस तरह से चलेगा सारा कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, विच इज गिवन एज 2n स्क्वायर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो n स्क्वायर होता है, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स। ये 2n स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है। और मैक्सिमम सबशेल्स अगर बोलेगा, सबशेल्स ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये पता होनी चाहिए मेरे। तो ये होगा n, जो भी शेल नंबर है उतने ही सबशेल्स होंगे, जो भी शेल नंबर है उतने ही सबशेल्स होंगे, जो भी सबशेल है उतने ही जो भी शेल है उतने ही सबशेल्स होंगे। और ऑर्बिटल्स कितने होंगे 2n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर, ऑर्बिटल्स n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो n स्क्वायर ये, और सबशेल्स n।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर, और सबशेल्स कितने होंगे, n। ये याद रखते हैं, याद कर लेंगे। और एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाता है, एंगुलर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पता होगा ये, NH/2 पाई। ये बताया था ना, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, इसकी वैल्यूज जो है h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई होती हैं, बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है इसका। क्लियर, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट अब है ये, दिस वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n। अब है एजीमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी और एंगुलर, जो मैंने पीछे लिखा था। अब नेक्स्ट आ गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। डिनोटेड बाय l, और इसको हम सब्सिडियरी और एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अभी इन्फॉर्मेशन क्या देता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन दिस क्वांटम नंबर गिव्स। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन देता है ये नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में। ये सबशेल्स के बारे में बताएगा, तो नंबर, उनका क्या नंबर है, क्या शेप है, क्या एनर्जी है, क्या उनका एंगुलर मोमेंटम है। एक लाइन में मैंने बोल दिया सारा। नंबर ऑफ सबशेल्स, शेप्स ऑफ सबशेल्स, एनर्जीज ऑफ सबशेल्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल्स या ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ सबशेल्स या ऑर्बिटल्स। जो सबशेल का एंगुलर मोमेंटम वही इसका। एंड इज गिवन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे। अब एंगुलर मोमेंटम L इंटू एल प्लस वन, एल के यहाँ पे एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये अंडर रूट के अंदर, और h/2 पाई बाहर। और h/2 पाई को हम क्या लिखते थे, h क्रॉस भी लिखते थे। तो h क्रॉस L इंटू एल प्लस वन, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान सुनना। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सबशेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में डिफरेंस। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और पीछे हमने क्या पढ़ा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम वो क्या था, NH/2 पाई। ऑर्बिट क्या है, एन आ गया ना, एन आ गया तो ऑर्बिट हो गया, एल आ गया तो सबशेल हो गया या ऑर्बिटल हो गया, एल आ गया तो क्या हो गया, सबशेल या ऑर्बिटल। तो ये पूछेंगे कि एक कुछ दे देंगे और बोलेंगे उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालो और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो। ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू चाहिए और ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू चाहिए। ये ध्यान रखना इसके अंदर। क्लियर। एक अगर और ध्यान रख सकते हो ना, तो ये मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पूछी नहीं जाती है, बोर्ड के लिए तो है भी नहीं। ये एक होता है जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कहीं पूछा नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन बाई चांस की बात है कहीं पेपर में मैंने कहीं ना कहीं किसी एंट्रेंस में देखा हुआ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये MH क्रॉस होता है, MH क्रॉस। एम आगे आ रहा है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो वैल्यू है। एम क्या है, जो आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा वो वैल्यू है। अगर याद रखते हैं याद कर लेंगे इसको। MH क्रॉस, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट इज MH क्रॉस। तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, सबशेल्स के बारे में। सबशेल्स के बारे में क्या, नंबर, शेप, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। एक वर्ड में याद रखना है, फिर 4 पॉइंट बना देना है। नंबर, शेप, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, नंबर, शेप, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल्स। अब मैथमेटिकल जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, पीछे हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल वाला। अगर n की वैल्यू, ध्यान देना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू हो, l जो है, l हैज 0 to n-1 वैल्यूज। n की कोई भी वैल्यू हो, l की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर n-1 तक होगी। n की कोई भी वैल्यू हो, l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक। जैसे अगर मैं कहता हूँ n = 1 है, तो क्या बोलेंगे, l = 0, क्योंकि 0 से n-1 यानी 1-1, n-1 यानी 1-1, तो ये तो 0, 0 to 0 मीन्स 0। n = 2 है, तो l क्या होगा, 0 और 1। 2 - 1 क्या होता है, 1, 0 to 1 मीन्स 0 और 1। n = 3 है, मीन्स 0, 1, 2। n 4 है, तो l क्या होगा, 0, 1, 2। ये भूलना नहीं, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। n 10 दे रखा है, तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा। मतलब l जो है हमेशा एक कम होगा, किससे, n से एक कम। 4 है तो 3 तक जाएगा, 3 है तो 2 तक जाएगा, 2 है तो 1 तक जाएगा, 1 है तो 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका n = 1 का मतलब सबको पता है। n = 1 मतलब के शेल, n = 1 का मतलब है के शेल। इस शेल, फर्स्ट शेल के अंदर एक सबशेल होगा, और वो 0 मतलब s सबशेल, s सबशेल। ये कौन सा, s सबशेल।
के शेल के अंदर, जैसे हमने n/1 को k बोला ना मैम, n/1 मतलब k, l/0 मतलब होता है s, l/0 मतलब क्या होता है s, ऐसी n/2 का मतलब क्या होता है सेकंड शेल। सेकंड शेल है तो इसमें दो सब शेल्स हैं, मैंने पीछे बताया भी था ये, जो भी शेल नंबर है उतने ही सब शेल्स होंगे। n/2 है तो दो सब शेल्स कौन कौन से, 0 और 1, यानी s और इसको बोलते हैं 1 को p सब शेल, 1 को क्या बोलेंगे p, जैसे नाम दिया ना, n/1 पे k दिया, n/2 पे कैपिटल L दिया, n/3 पे कैपिटल M दिया, n/4 पे कैपिटल N दिया, ऐसे ही सबशेल्स के भी नाम है, ये याद रख लेंगे। L0 1 2 3, 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D और 3 का मतलब F, ये याद रख लेंगे इसको। 0 1 2 3, 0 1 2 3, जैसे N पे क्या बोलते हैं 1 2 3 4, 1 पे K शेल, 2 पे L शेल, 3 पे M शेल, 4 पे N शेल, ये तो याद है ना सबको, तो ये याद है, तो ये ऐसे ही याद करना, ये शेल है, ये सब शेल क्या है 0 1 2 3, शेल क्या है 1 2 3 4, 0 पे क्या बोलते हैं S P D F, 1 पे P, 2 पे D, 3 पे F, ये याद कर लेना ढंग से, S P D F यहीं तक डिफाइंड है अभी, सही ना, G भी होता आगे लेकिन वो डिफाइंड नहीं है अभी, यहीं तक F से हमारा काम चलता है पूरा भी। S P, तो इसमें सेकंड शेल में कौन कौन से सबशेल्स हैं, एस सबशेल भी है, पी सबशेल भी है। सेकंड शेल में कौन कौन से सबशेल्स हैं, एस बी और पी बी। थर्ड शेल में कौन कौन से हैं, एस पी और डी, 2 का मतलब क्या है डी, ये एस, ये पी और ये डी, 3 सबशेल्स आ गए कि नहीं, थर्ड शेल था 3 सबशेल, 0 1 2 डी सबशेल, सही ना। ऐसे ही अब n/4 है तो ये एस, 0 मतलब एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, चार फोर्थ शेल तो 4 सबशेल्स, समझ में, तो ये मतलब समझाना चाहिए। थर्ड शेल है तो 3 सबशेल्स होंगे, कौन कौन से, एस पी डी। फोर्थ शेल है तो कितने होंगे 0 1 2 5 होता तो n/2 0 1 2 3 4, यानी एस पी डी एफ जी भी आ जाएगा उसमें, फिर एच भी आ जाएगा, इस तरह से आगे भी है, लेकिन वो उसके बिना ही हमारे एलिमेंट सारे कवर हो जाते हैं, इसलिए हम एफ तक ही पढ़ते हैं, अदरवाइज जी एच ये आगे चलते हैं ऐसे, समझ आएगा कि नहीं, इसको ढंग से पढ़ना बिल्कुल, क्या मतलब है इन सबका, सही है। तो ये यहाँ पे था शेल और सबशेल्स। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर मैं बोलता हूँ 4p, इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में 4p, तो n, ये 4 क्या है शेल, n 4 है, और p के लिए l क्या था 1, ये लिखा था ना मैंने 0 1 2 3, तो ये s फिर p फिर d फिर f। अगर मैं बोलता हूँ 4 या 4 क्या कुछ और ले लेते हैं 5d, तो n तो 5 हो गया, फिफ्थ शेल हो गया, l क्या हुआ d के लिए 2, l2, समझे कि नहीं, n5 l2, मैंने लिख दिया से 4f, तो n4 है, l3 है, m तो कभी नहीं करना, l4 सही ना, n4 l3। अगर मैंने लिखा 2s, तो n2 और l0, दिख रहा है यहाँ पे, s के लिए l क्या होता है 0, 2 तो है ही, दिख ही रहा है, सेकंड शेल में एक सब शेल है एस, समझ रहे कि नहीं। तो ये इस तरह से पता होना चाहिए। अब इसी से एंगुलर मोमेंटम भी निकल सकता है। अगर बोलते एंगुलर मोमेंटम निकालो 4p का, 4p का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mvr ड्यू टू n, n कितना है 4, 4h/2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम। और इसी का अगर निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा अंडर रूट में l इंटू l प्लस 1 h क्रॉस, ये लिखा है ना अभी, l कितना है 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 √2 आ गया, √2 h क्रॉस बाहर। इसका क्या होगा 5h/2 पाई, इसका क्या हो जाएगा n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे यहाँ पे, 5h/2 पाई, ये क्या आएगा अंडर रूट में 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी √6 h क्रॉस, इसका क्या आ जाएगा h क्रॉस √6, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 है ना l की वैल्यू 3 है, तो क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 √12 h क्रॉस √12। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, इसका तो जीरो आएगा, एस वाले का तो हमेशा जीरो, एल की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, समझिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका जीरो हो जाएगा। समझ आ गया निकालना कि नहीं है, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन इसके कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, ऑर्बिट पूछा है तो NH/2 पाई, ऑर्बिटल पूछा है ऑर्बिटल तो h क्रॉस यानी h/2 पाई अंडर रूट में l इंटू l प्लस 1। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ा एजिमुथल क्वांटम नंबर, क्लियर, दिस वाज एजिमुथल क्वांटम नंबर। 0 1 2 3 l 0 1 2 3 है तो SPDF। और एक बार और चीज देख सकते हैं, S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, ये ऑर्बिटल के नाम है, और F मतलब फंडामेंटल।
शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ये एक इनके नाम है ऑर्बिटल्स के, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। आगे डिफाइंड नहीं है। शार्प, एस का मतलब शार्प है, पी का मतलब प्रिंसिपल है, डी का मतलब डिफ्यूज है, एफ का मतलब फंडामेंटल। तो ये भूलना नहीं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। L 0 1 2 3, 0 पे S, 1 पे P, 2 पे D, 3 पे F, 0 1 2 3 S P D F। अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट आया है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो करना है। नेक्स्ट अब करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको लिंडन ने दिया था, इससे पहले बोहर और सोमरफेल्ड आए थे। इसको डिनोट करते हैं एम से, डिनोटेड बाय एम। अब ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? पहले ने दी ऑर्बिट के बारे में, दूसरे ने दी सबशेल के बारे में। ये किसके बारे में देगा? सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो ये बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और देयर ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और देयर ओरिएंटेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और देयर प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, सही है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और अब हमने इससे पीछे क्या पढ़ा था? एल, तो एल अगर 0 है, पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ, ये अब इंपॉर्टेंट है पे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एम हैज -L2 + L वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। ये नहीं भूलना बिल्कुल भी। जैसे मैंने पीछे बोला फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, L हैज 0 to n - 1 वैल्यूज, इसमें पीछे क्या पढ़ा? L, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, M हैज -L2 + L वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। से इफ L इज इक्वल टू 0, L 0 है तो M क्या होगा? -0 से +0, 0। एंड L अगर 1 है तो M क्या होगा? -1 से M क्या होगा? -1 से +1, यानी -1 0 +1। L अगर 2 है तो M क्या होगा? -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से। L अगर 3 है तो M क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझे इतनी? तो ये L L से रिलेटेड M, L क्या बताता है? सबशेल, सबशेल बताता है, और M क्या बताता है? ऑर्बिटल्स। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? N और L पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं? L और M। L क्या बताता है? सबशेल, M क्या बताता है? ऑर्बिटल्स। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना। L0 मतलब क्या था? एस सबशेल। एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल, और वो है S, ये S ऑर्बिटल। L0 मतलब एस सबशेल, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होगा, M0 भी एक वैल्यू है ना, तो एस सबशेल। अब L1 मतलब क्या था? P, इसका मतलब P था, तो P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, -1 0 +1, ये इस तरीके से, -1 0 +1, ये PX PY PZ, ये नाम होते हैं इनके, PX PY और PZ। और ये भी याद रखेंगे, PX और PY के लिए M होता है +-1, जो -1 +1 है ना, वो PX या PY किसी के लिए भी होता है, PX या PY किसी के लिए भी होता है, ये याद रख लेंगे। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर PX और PY, ये प्री डिफाइंड है, याद रखना है। M इज इक्वल टू +-1, एंड फॉर PZ जब भी आ गया ना तो M0, चाहे वो D का Z हो, चाहे वो P का Z हो, तो M0, ये याद रखना है। Z जो है किसके लिए है? 0 किसके लिए है? PZ के लिए, और +-1 किसके लिए है? PX या PY किसी के लिए भी। तो ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। PX और PY के लिए M क्या होगा? +-1, PZ के लिए M0 होगा। अब M क्या है? -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पे आ गया L2 के लिए, यानी L2 मतलब क्या था? डी सबशेल। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो 5 ऑर्बिटल्स ये रहे। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5, ये होंगे हमारे DXY। मैं ऊपर लिख देता हूँ रब करके सारा, तो ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं बिल्कुल। मैं ऊपर लिखा है, ये होगा DXY, दूसरा DYZ, तीसरा DXZ, 2 रह गया ना, ये वाला रह गया, ये रह गया DX2Y2, और लास्ट DZ2, DX2Y2 DZ2। मैं दोबारा लिख देता हूँ ऊपर, ये यहाँ पे नोट कर लेंगे ढंग से, फिर मैं आगे मैं रफ कर रहा हूँ, स्पेस कम है थोड़ा इसमें। ध्यान देंगे दोबारा। L इज टू अगर 1 है तो 1 हो गया 2, तो M होगा -2 -1 0
+1 +2, ये आ गया। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5। डी सबशेल में, ये डी पूरा सबशेल है, ये डी क्या है, पूरा सबशेल, डी सबशेल है ये। इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। पहला dx2 y2, फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, dx y, दूसरा dy z, तीसरा dxz, चौथा dx2 y2, पांचवा dz2। और ये भी याद रखेंगे, dxy dx2 y2 है, dx, ये सारे दे रखे ना। इसके अंदर dz2 के लिए जैसे dxy, दोनों xy वाले, dxy आ जाए या dx2 y2 आ जाए, किसी भी शेल का m होगा +-2, m क्या होगा +-2, dxz आ जाए और dyz आ जाए तो m आ जाएगा +-1, ये भूलना नहीं है। और dz2 के लिए m क्या होगा 0, z मैंने बोला था ना पीछे, z जब भी आ जाएगा तो 0, m क्या आ जाएगा 0, dz2 के लिए m क्या होगा 0। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये था l = 2 के लिए, क्लियर, l = 2 के लिए। अब l = 3, l = 3 के लिए, l = 3 के लिए यानी f 3 के अंदर क्या था f, तो इसमें कितने होंगे, m क्या आएगा इसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आ जाएगा। और ये 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे इस तरह से, 7 आ गए ना। तो ये 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे इसके अंदर, और इनके नाम हमें करने नहीं है वैसे तो f(x3) f(y3) f(x3) f(y3) f(z3), ये 3 हो गए। फिर f(x) y2 z2, f(y) x2 z2, f(z) x2 y2, और लास्ट आ जाएगा f(x) y z। ये नाम मैंने बता दिए, करने की जरूरत नहीं है इनको, क्लियर, ये करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये ऑर्बिटल्स के नाम बता दिए यहाँ पे। तो L3 पे ही आ जाएगा। टोटल वैल्यूज कितनी होगी m की, टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी m की, वो होगी इसका ट्वाइस +1, यही तो आ रही है वैल्यूज हमेशा। इसमें 7 वैल्यूज आई, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे अगर L = 2 होता, टोटल वैल्यूज कितनी आई थी, -2 से लेकर +2 तक कितनी वैल्यूज होंगी, 12+1। और टोटल इलेक्ट्रॉन को भी बोल देगा, एक ऑर्बिटल में ना 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, जैसे इसमें 2 आएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन को भी बोलेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये ना प्रूव भी करूंगा बाद में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, अभी याद रख लेंगे। 2 × 2l+1, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है टोटल, ये क्या होगा टोटल ऑर्बिटल्स। m = 2l+1 क्या है, टोटल ऑर्बिटल्स, दिस इज टोटल, और m की वैल्यू जो है वो टोटल ऑर्बिटल्स है यहाँ पे। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भूलना नहीं बिल्कुल भी कभी भी, टोटल ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स। टोटल ऑर्बिटल्स बता दिया, ध्यान एक बार दोबारा दे देंगे। जैसे अगर L0 है, L0 1 2 3, तो m क्या होगा 0, m की वैल्यू कितनी होगी जी, एक तो 0 हो जाएगी, एक वैल्यू, इसमें -1 0 +1, और इसमें -2 से लेके +2 तक, -3 से लेके +3 तक। तो ऑर्बिटल्स कितने हुए, मैंने भी पढ़ना सिखा दिया था, दोबारा लिख रहा हूँ इसी चीज़ को। L0 मतलब S सबशेल में एक ऑर्बिटल, P सबशेल है तो 3 ऑर्बिटल्स, D है 5 ऑर्बिटल्स, F है तो 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, समझ आए कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये याद रख लेना, बिल्कुल भूलना नहीं, बिल्कुल भी इनको आगे जाके और क्लियर करता रहूंगा, लेकिन अभी याद रख लेना। L0 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये याद रखना है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ऑर्बिटल में 2, इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में भी 2, इसमें भी 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14, ये भूलना नहीं बिल्कुल, G आता तो 18। बात समझ कि नहीं है। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सबशेल में 6, D सबशेल में, S में ऑर्बिटल बोल दो या सबशेल बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें एक ही है ना। P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, P ऑर्बिटल बोलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन, F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स।
2 6 10 14 ऑर्बिटल्स उसके आधे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल, 10 है तो 5 ऑर्बिटल, 14 है तो 7 ऑर्बिटल। इसको मत भूलना, बिल्कुल भी याद कर लो ढंग से बिल्कुल। L0 मतलब एस सबशेल, एस सबशेल या एस ऑर्बिटल एक ही बात है। L1 मतलब पी सबशेल 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सबशेल 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होगी बात की नहीं है, तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? सबशेल, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में नहीं है, तो ये भूलना नहीं है। अब एक चीज मैंने और बताई थी पीछे, मैं वो भी बता देता हूँ एक बार। शेप्स ऑफ, मैंने लिखा था पीछे शेप्स ऑफ सबशेल, एल क्या बताता है हमें? नंबर, शेप, एनर्जी एंड शेप्स। तो वो मैं शेप्स भी यहीं डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वांटम नंबर हमारा और रह गया, कौन सा है वो कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। चलो एक बार स्पिन क्वांटम नंबर देख लेते हैं, फिर मैं शेप्स डिस्कस कर रहा हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, देखो स्पिन क्वांटम नंबर इसको डिनोट करते हैं एस से, एस से डिनोट करते हैं। ये एस पहले तो ना, जैसे ये एक ऑर्डर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उसमें दोनों की स्पिन जो होती है वो ऑपोजिट होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दोनों की स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। दोनों की स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोलते हैं इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम समझाने के लिए बोल देते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, हम ये बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉपर नहीं है। इट प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। इसमें ये ना एक्चुअल में ये दो जो एस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन एल एम की कोई भी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन एल और एम, एस इज ऑलवेज, एस जो है हमेशा प्लस माइनस हाफ होगा। एस की ये 2 वैल्यूज ही होंगी, प्लस हाफ या माइनस हाफ। यानी इलेक्ट्रॉन हमने बोल दिया कि या तो इस डायरेक्शन में घूमेगा या इस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअल में ये जो 2 है एस की प्लस माइनस हाफ वैल्यू, इन्हें बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स। दीज आर 2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स, ये लाइन भूलनी नहीं, इंपॉर्टेंट लाइन है काफी। दीज आर 2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल, यानी क्लासिक मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं इसका, क्लासिकल एनालॉग्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। मतलब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें ये भी प्लस हाफ होता है, ये भी प्लस हाफ होता है, यानी एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ ये जरूर होगा, ये पता है कि कोई भी प्लस हाफ होता है, कोई भी माइनस हाफ। दीज आर 2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग्स, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ हो सकता है। ये नहीं कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ही होगा, थोड़ी वो माइनस हाफ भी हो सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, ये लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है बिल्कुल। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो बोला हमने समझाने के लिए बोल दिया है, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं है। बात समझ नहीं है। तो एन एल ये क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है ना, वो जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, सेम स्पिन इसका भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और इधर भी घूमता है, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। और अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता रहता है, स्पिन मोशन होता है इसका, स्पिन मोशन। अपनी एक्सिस के अराउंड भी एक्सियल मोशन कह सकते हैं इसको, एक्सियल मोशन। अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है और इस न्यूक्लियस के अराउंड यानी ऑर्बिटल में भी घूम रहा है। तो दोनों तरह के मोशन ऐसे हैं। स्पिन मोशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आती है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हमें यही निकालनी है। जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ये होती है हमारी अंडर रूट में n इंटू एन प्लस टू। यहाँ पे 2 आ रहा है, ध्यान रखना, गलती कर जाते हैं बच्चे, हर जगह 1 आ रहा था ना, l इंटू एल प्लस 1, तो इसमें n इंटू एन प्लस 2 आता है, n इंटू एन प्लस 2 BM, बोहर मैग्नेटॉन्स। ये यूनिट है इसकी, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन्स। और 1 BM की वैल्यू EH/4πmc होती है वैल्यू, याद रखते हो, याद कर लेना। E चार्ज इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C स्पीड ऑफ लाइट। E चार्ज इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। बोहर मैग्नेटॉन्स है मतलब, बोहर मैग्नेटॉन्स। कोई इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये यूनिट होती है, पता रखना है। और N यहाँ पे जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
इसको भूलना नहीं फॉर्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अंडर रूट में n इंटू एन प्लस टू बी एम। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या मीनिंग है मैं बताऊंगा इसका, अभी याद रखेंगे फॉर्मूला। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये कौन सी मैग्नेटिक मूवमेंट है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना, ऑर्बिटल की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है जनरली इट इज नेग्लेक्टेड। तो अभी डिटेल में हम इसको नहीं लेंगे। हम जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को कहेगा, जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने को कहेगा तो क्या निकालना है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? अंडर रूट में n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन्स, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जैसे थोड़ा सा अगर पता करना है तो P4 मैंने बोल दिया, अगर P4 तो P4 है ना, पहले सिंगली फिल करना। P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, P सबशेल के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 क्या इलेक्ट्रॉन, 3 आ गया ना, चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 1 2, ये अनपेयर्ड है। मैंने बोल दिया P5, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? और ये ना ऑर्बिटल्स जो होते हैं 1 2 3, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों DPX PY PZ, ये तीनों डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम। डी जनरेट का मतलब क्या है? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। PX PY PZ जो है ना, P4 यानी P सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये PX PY PZ जो हैं तीनों की एनर्जी बराबर होती है। बराबर एनर्जी मतलब डी जनरेट ऑर्बिटल्स। अब P5 बोला तो एक पहले सिंगली फिल करना, 1 2 3 चौथा पांचवा, तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 1। एन की वैल्यू 1 लेंगे, इसमें एन की वैल्यू 2 लेंगे, समझे कि नहीं? अब मैंने बोल दिया D7, तो डी में तो 5 होते हैं, अब पहले सिंगली 1 2 3 4 5, ये ना सारे DXY DYZ DX2 Y2 DZ2 DYZ है ना, 5 थे। D7 मतलब डी में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 5 तो आ गए, छठा सातवां, कितने अनपेयर्ड होगा? 1 2 3, 3 अनपेयर्ड है इसके पास। D3 बोल दें, 1 2 3, तो कितने अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। D7 D3 में सेम बात होती है, एन की वैल्यू 3। समझ आ गया? थोड़ा सा हिंट दे दिया, लेकिन आगे जाके और क्लियर होगा जब हंट्स रूल पढ़ेंगे। तो ये बताता है डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक टर्म होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फॉर्मूला नोट करते रहना, धीरे धीरे क्लियर होगा जब हम कन्फ्यूजन कर लेंगे। एक होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये होता है 2s+1, वेयर s इज टोटल स्पिन। s क्या है? टोटल स्पिन। हेयर s इज टोटल स्पिन, क्लियर? हेयर s इज टोटल स्पिन, नोट कर लेंगे एक बार। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, s इज टोटल स्पिन। तो यहां तक इधर हो गया, नेक्स्ट नोट करना आगे। एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम में दिया जाता है, ये भी नोट कर लेंगे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये होता है अंडर रूट में s इंटू S1 s+1 h/2 बाहर, h क्रॉस बाहर, s इंटू S+1, ये वैल्यू फिक्स रहती है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? हाफ होती है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन यानी 3/2, हाफ इंटू 3/2, तो 3/4 आ जाएगा रूट के अंदर, h क्रॉस, ये फिक्स वैल्यू है। ये दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले क्या बताया था मैंने? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो क्या थी? 2s+1। जैसे अगर मैं p की बात करूं, p की बात करें तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? p की बात करें अगर, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी? जब 3 अनपेड होंगे, 1 2 3, एस की वैल्यू कितनी है? टोटल स्पिन कितनी होगी? हाफ इसकी मान ली, हाफ इसकी मान ली, हाफ इसकी, हाफ होती है ना स्पिन एक इलेक्ट्रॉन की, बताया भी स्पिन क्वांटम नंबर ने। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 3/2, तो 2 इंटू 3/2 + 1, ये हो गया 4 मैक्सिमम स्पिन फॉर दिस p सबशेल। और मिनिमम क्या होगी? मिनिमम के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना, जीरो मत लेना। मिनिमम बोलेगा तो एक अनपेड लेना, एक अनपेड मतलब हाफ, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2 इंटू हाफ + 1, मिनिमम तो हमेशा ही 2 होगी, 2 इंटू हाफ + 1, 2 से 2 कैंसिल, हाफ, ये आ जाएगा सीधा 2। मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज 2, और मैक्सिमम क्या होगी? हमेशा जितने उसके अंदर अनपेड मैक्सिमम आ सकते हैं, वो 2 इंटू 3/2, उसको 3/2 कर देंगे। जैसे पी के लिए 3/2, अगर डी होता तो 1 5 आते डी में अनपेड,
1 2 3 4 5, तो 5/2 हो जाएगा। 2 इंटू 5/2 प्लस 1, यानी कितना आ जाता 6। 2 इंटू 5/2 प्लस 1, समझ आएगा कि नहीं है? तो थोड़ा बहुत जो मैंने बताया हल्का बहुत क्लियर होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन जब आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। जब तक हम पूरा कंसिडरेशन कर नहीं लेंगे तब तक क्लियर ज़्यादा नहीं होगा अच्छे तरीके से, क्वेश्चंस करने के बाद ही क्लियर होगा ये। अच्छा, अब मैं शेप्स ऑफ सबशेल्स बता रहा हूँ। ये कौन बताता है? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल्स, ऑर्बिटल्स। ये कौन बताता था? शेप्स कौन बताता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल लिखा है मैंने, लेकिन तब भी कौन बता रहा है? एजिमुथल क्वांटम लिखा था ना, नंबर, शेप, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, नंबर, शेप, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जैसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0, एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। एल 0 मतलब एम भी 0, एम 0 मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन, ओरिएंटेशन था ना, एक ही ओरिएंटेशन, तो डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक तो होती नहीं एस ऑर्बिटल्स की। तो एस के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है हर एक डायरेक्शन में क्या होती है? सेम होती है। एस के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हर एक डायरेक्शन में सेम होती है, इसलिए एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। जैसे ये 1s, ये आ गया 1s, 2s है, 1s सबशेल ना, 2s होगा तो कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, ये आ गया, छोटा बना देते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए। ध्यान देना जरा, एस ऑर्बिटल की शेप क्या है? एस की, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। कोई पूछता है तो एक ये बता सकते हैं कि एस ऑर्बिटल को में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हर एक डायरेक्शन में क्या होती है? सेम होती है। और ऐसी शेप कब पॉसिबल है? ओनली फॉर स्फेरिकल शेप। और एस के लिए एल 0 होता है तो एम भी 0, यानी एक ओरिएंटेशन सिर्फ स्फेरिकल शेप की होती है। एक ओरिएंटेशन है ना, एक स्फेरिकल हार्मोनिक भी कहते हैं इसको, लेकिन वो हमें करना नहीं है। तो एक ओरिएंटेशन सिर्फ किसकी होती है? स्फेरिकल शेप की। तो ये आ गया स्फेरिकल शेप इस तरीके से। ये 1s। जब 2s आएगा ना, 2s, तो उसमें क्या होता है? 1s बना दिया, फिर थोड़ी सी खाली जगह आती है, ये पूरा भरा होता है, ये इलेक्ट्रॉन से हर जगह, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब जब 2s आएगा ना तो बहुत हल्की सी खाली शेप आएगी। ये 2s आया ना, तो बीच में क्या होगा? थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है 2s के अंदर, यहां थोड़ा सा खाली जगह होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे, बिल्कुल एकदम शेल खत्म तो स्टार्ट नहीं होंगे। यहां पे इतना मैं जो बता रहा हूं ना स्पेस, बुक्स में बहुत प्रॉपरली शो कर रखा है कलर के थ्रू। तो इसमें क्या होगी? खाली स्पेस होगी यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन भर गए पूरे, तो इतने एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज नोड। नोड एट विच, नोड पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ये भूलना नहीं, ये बहुत डिटेल में पढ़ना अभी में। तो एस, अगर 1s होगा तो कोई नोड नहीं, 2s होगा तो एक नोड, अगर 3s होता तो 1s में 0 नोड, इसमें तो कोई नोड आएगा नहीं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी, 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 और यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। 1s में 0 नोड, 2s में कितने नोड आएंगे? ये बीच में आ गया ना, एक नोड, एक नोड। 3s होता था कितने नोड आता है ऐसी, फिर इसके बाद फिर नोड आता, फिर थर्ड शेल, तो 2 नोड होंगे। 4s में 3 नोड, तो नोड क्या होंगे? ये n की वैल्यू है ना, n में से एक कम। नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए? n-1। ये s की बात कर रहे हैं, समझ आई बात नहीं है? s की शेप समझ आ गई? s की शेप स्फेरिकल, ये नहीं भूलना। s की शेप क्या है? स्फेरिकल है, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। s की शेप स्फेरिकल। अब पढ़ेंगे p की शेप। नाउ इट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल। इसको और ध्यान से देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। p सबशेल के लिए, या p सबशेल ले लो या ऑर्बिटल। l की वैल्यू क्या थी? 1, L1, तो m क्या होगा? -1, 0, +1। तो कितनी ओरिएंटेशन हो गई है? एक ओरिएंटेशन, दो ओरिएंटेशन, तीन ओरिएंटेशन। तीन ओरिएंटेशन इसकी हम कहाँ मानते हैं? p, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे, ये तीन ओरिएंटेशन। ध्यान देंगे इधर, जैसे अगर मैं बोलता हूँ इसमें p की शेप में तीन ओरिएंटेशन आ रही है, तो ये इस तरीके से, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे नोड बोलते हैं। यानी ये न्यूक्लियस भी है, ये न्यूक्लियस भी है,
नोड एट न्यूक्लियस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। न्यूक्लियस पे जीरो है, वहाँ पे न्यूक्लियस पे क्या थी, न्यूक्लियस के पास क्या थी, मैक्सिमम, इधर न्यूक्लियस पे क्या है, जीरो, और इधर जो है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेंगे दोनों लोब्स के अंदर। इसके शेप कैसी है, डम्बल शेप, पी की शेप कैसी है, डम्बल शेप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेंगे और एक लोब को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव। तो इसका कोई चार्ज से लेना देना नहीं है, ये पॉजिटिव बोला या नेगेटिव बोला, ऐसा नहीं। और ये अगर मैं इसमें एक्स लिख दूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा पी एक्स, ये पी एक्स की शेप है, पी एक्स, ध्यान रखना एक्स लिख दिया था पी एक्स, अगर मैं इधर वाई लिख देता तो पी वाई, इधर जेड लिख देता तो पी जेड। ये प्लस ये माइनस, ये साइंस ऑफ वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्रेस्ट तो एक ट्रफ, दीज आर रिप्रेजेंटिंग साइंस ऑफ वेव्स एंड इज नथिंग टू डू विद चार्ज। प्लस माइनस नहीं है ये साइंस ऑफ वेव है, प्लस और माइनस क्या, साइंस ऑफ वेव। तो शो ऐसे करते हैं, एक लोब में पॉजिटिव तो दूसरे लोब में नेगेटिव। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो पी एक्स, इधर क्या लिखते हैं, ये नोड, ये पॉइंट क्या है, नोड, ये पॉइंट क्या है, नोड। और इस पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा, इस पॉइंट से प्लेन पास करेगा ना ऐसे, इस पॉइंट से जो प्लेन पास कर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, नोडल। इस पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा दैट इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन। समझिए, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो नोड पास, उस पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा वो क्या होगा, नोडल प्लेन। ये नोड है, इसमें एक नोडल प्लेन होगा, सही ना, इसमें क्या होगा, नोडल प्लेन, ये नोड है। अब जैसे मैं पी वाई ले लेता हूँ सपोज, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं वाई, ऐसा नहीं यहाँ नहीं ले सकते, मैंने यहाँ ले लिया वाई सपोज, तो ये मैंने बनाया, ये बना दिया, तो ये लिख दिया मैंने इसको वाई, तो ये बन जाएगा पी वाई की शेप, ये पी वाई की शेप है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, एक में प्लस तो एक में माइनस। इसे क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को नोड। और इस पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा उसे क्या बोलेंगे, इस पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा पूरा एक, उसे क्या बोलेंगे, ऐसे करके प्लेन पास करेगा ना यहाँ पे, ये ऐसे जो प्लेन पास करेगा, सही ना, अंदर तक जाएगा पूरा, उसे क्या, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसे बोलेंगे नोडल प्लेन। नोडल प्लेन समझ आ गया कि नहीं, ये नोड, ये नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन्स जो होते हैं या प्लेनर नोड्स जो होते हैं, प्लेनर नोड्स, प्लेनर नोड्स, दिस इज इक्वल टू एल, प्लेनर नोड्स और नोडल प्लेन्स, ये क्या होंगे, और एंगुलर नोड्स भी, एंगुलर नोड्स ये कितने होते हैं, एल, ये ध्यान रखना। और स्फेरिकल नोड्स कितने होते हैं, स्फेरिकल नोड्स एन माइनस वन लिखा था ना, एक्चुअल में वो एन माइनस एल माइनस वन है स्फेरिकल नोड्स का फॉर्मूला। वो इसमें स्फेरिकल नोड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ऊपर, इसके यहाँ बनेगा स्फेरिकल नोड, ऐसे यहाँ बनेगा, समझ गए, ये स्फेरिकल नोड से ऊपर बनेंगे। ये क्या है, नोडल प्लेन, इधर क्या होगा, नोडल प्लेन, इधर क्या होगा ऊपर, स्फेरिकल नोड। और नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड जो होते हैं, स्फेरिकल नोड्स, नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल दोनों नाम लिख देता हूं मैं रब करके, ताकि और क्लियर हो जाए आपको। इसमें कहाँ बनेगा स्फेरिकल नोड, वो यहाँ बन जाएगा ऐसे, यहाँ स्फेरिकल नोड बनेगा ऐसे पीछे। तो इसमें स्फेरिकल नोड्स, एक बार मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे इधर, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स और प्लेनर नोड्स और एंगुलर नोड्स, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये तो कंफ्यूज नहीं होना। और एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, ये एल, ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स बोलेंगे, स्फेरिकल और रेडियल, स्फेरिकल और रेडियल नोड्स, ये होगा एन माइनस एल माइनस वन। टोटल कितने हो जाएंगे, तीसरा, टोटल नोड्स, टोटल नोड्स, टोटल नोड्स कितने होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो एन माइनस वन, जो मैंने पीछे लिखा था, क्योंकि स्फीयर वाले में, स्फेरिकल शेप में, यानी एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है उसमें तो एल जीरो होगा हमेशा, तो उसमें आप उसको स्फेरिकल नोड्स बोल लो या टोटल नोड्स, क्योंकि एल की वैल्यू तो जीरो होगी, एल जीरो पुट करते क्या आ जाएगा, एन माइनस वन। तो एस के लिए एन माइनस वन लिख दो या एन माइनस वन, दोनों एक ही बात है। अब इसमें क्या होंगे, प्लेनर नोड्स इसमें हमेशा फिक्स होंगे, पी है तो क्या आएगा, एल की वैल्यू वन, एल की वैल्यू वन, तो ये एन माइनस टू हो जाएगा पी के लिए, सिर्फ पी के लिए, क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एस पी डी एफ, मैंने बताया था पीछे, एल जीरो वन टू थ्री एस पी डी एफ, एल की वैल्यू क्या होगी, वन, पी के लिए, पी के लिए एल की वैल्यू वन। तो मैंने यहाँ पी एक्स बता दिया, पी वाई बता दिया, स्फेरिकल नोड्स क्या होते हैं वो बता दिया, ये नोट कर लेना ढंग से, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स और प्लेनर नोड्स और एंगुलर नोड्स एल होते हैं, पी के लिए एल की वैल्यू वन, डी होता है तो एल की वैल्यू टू, एफ होता है एल की वैल्यू थ्री, एस होगा तो एल जीरो हो जाएगा।
नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन, नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन, दोनों को ऐड करेंगे टोटल नोड्स आएंगे n माइनस वन, टोटल नोड्स कितने आएंगे n माइनस वन। मैंने px और py की शेप बता दी, pz, pz की शेप क्या होगी, बस z डायरेक्शन ले लेंगे। मान लो ये px आ गया, ये py ये px आ गया, ये py आ गया, तो इसको pz को ऐसे pz बनाना है इसमें, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है, तो ये बन गया हमारा pz। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक प्लस तो एक माइनस, जेड डायरेक्शन जरूर दिखानी है, जेड डायरेक्शन नहीं दिखाया तो कोई मार्क्स नहीं है इसका। और यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड। दोबारा इससे जो प्लेन पास करेगा वो क्या होगा, नोडल प्लेन, और ऊपर क्या होंगे, स्फेरिकल नोड्स। समझ में नहीं है तो ये ध्यान रखना, नोडल प्लेन्स तो हमेशा इसके फिक्स हैं, एक ही होंगे, पी सबशेल बोलते ही, पी ऑर्बिटल बोलते ही नोडल प्लेन्स फिक्स हैं, वो क्या होंगे, वन। समझिए, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए 3p में निकालने स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे, या रेडियल नोड्स, एक ही बात है, या प्लेनर नोड्स कितने होंगे। तो स्फेरिकल नोड्स बोलेंगे, स्फेरिकल नोड्स तो वो क्या होते हैं, n माइनस एल माइनस वन। एन की वैल्यू क्या है इसकी, 3, एल पी के लिए एल क्या होता है, 1, पीछे बताया ना, तो n 3 माइनस वन यानी 1 आ जाएगा आंसर। और प्लेनर नोड्स, प्लेनर नोड्स कितने होंगे, 3, प्लेनर नोड्स क्या होते हैं, एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 आ गया। टोटल नोड्स कितने आ जाएंगे, टोटल नोड्स आ जाएंगे 1 + 1 2, n माइनस वन, दोनों को ऐड करेंगे, 1 लिख देता हूँ मैं एक बार, n माइनस वन, ये कितने आ जाएंगे, 3 n क्या है, 3 माइनस 1 यानी 2, डायरेक्ट लिखते हैं 1 + 1 2। समझे कि नहीं। मान लिया मैंने, अगर 4d है तो n क्या होगा इसमें, 4, d के लिए क्या होता है, 2, तो स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे, 4 माइनस, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला जरूर लिखना, n माइनस एल माइनस वन, स्फेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स, 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1। और नोडल प्लेनर नोड्स क्या होंगे, या नोडल प्लेन्स क्या होंगे, या एंगुलर नोड्स क्या होंगे, एल की वैल्यू कितनी है, 2, एल लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू एल विच इज इक्वल टू 2। टोटल नोड्स कितने होंगे, n माइनस वन विच इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से निकालना है, नोट्स कैसे निकलते हैं। तो हमने यहाँ पे किसकी शेप डिस्कस की है, एस की और पी की। अब है डी ऑर्बिटल की शेप। नाउ डी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं का पेपर में क्वेश्चन आना है, डी ऑर्बिटल की शेप्स। और वो होती है हमारी डबल डंबल। वो क्या होती है, डबल डंबल। इसको नोट करेंगे जल्दी से, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का क्वेश्चन आना है। और वो भी कौन से आने हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उसी की शेप आनी है। डी ऑर्बिटल शेप, डी ऑर्बिटल की शेप ध्यान देंगे इधर। जैसे मैंने लिया पहला, सपोज डी ऑर्बिटल, पहला लिया डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, तो ये एक्स ये वाई लिख देंगे, ये एक्स ये वाई। समझे नहीं। अब इनके बीच में 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, ये दोनों प्लस प्लस, ये ज़्यादा डिफ्यूज हो गया स्ट्रक्चर इनका, सही ना। ये दोनों प्लस प्लस, तो ये दोनों माइनस माइनस। अगेन these signs have nothing to do with charge, these simply represent signs of wave। क्रस्ट रफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई, न्यूक्लियस पे इसमें भी क्या है, प्रोबेबिलिटी 0, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल के अंदर ही न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, पी और डी में नहीं मिलते। ये याद ना, आगे मैं यूज करूंगा इस टर्म को। एस ऑर्बिटल में ही न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पी और डी में नहीं मिलेंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये है डी एक्स वाई। क्लियर, दिस इज डी एक्स वाई। डी वाई जेड, वाई जेड बोल दिया तो सबको पता है, एक्सिस डी एक्स वाई ऐसे जेड भी होती है। मैं इसी को मान लेता हूँ अभी समझ आने के लिए, सिर्फ को 3D में यहाँ शो नहीं कर सकता इसलिए, तो डी वाई जेड बोल दिया। अब वाई और जेड के बीच में, नॉट ऑन द एक्सिस, ये जो लोब्स आ रहे हैं, ये डबल डंबल शेप कहते हैं इसको, डबल डंबल या क्लोवर लीफ। बड़े वाले पत्ते होते हैं जो, क्लोवर लीफ। सही ना। वाई और जेड लिख दिया, पहले एक्स और वाई लिखा था, तो एक्स और वाई प्लेन में आएंगे, एक्सिस पर नहीं आएंगे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्सिस पर नहीं बन रहे लोब्स, कहाँ बन रहे हैं, प्लेन में। कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। वाई जेड बोल दिया तो वाई जेड प्लेन में है, ये दोनों प्लस, ये दोनों, ऐसा नहीं ये दोनों भी प्लस सोचते थे, ये दोनों माइनस सोचते थे, तो ये वाई जेड आ गया। ये क्या आ गया, वाई जेड। तो वाई जेड
सही ना, डी एक्स जेड, एक्स जेड बोल दिया तो एक्स बना दिया, अब जेड बना दिया। हाँ 3D में शो नहीं करता, नहीं कर सकता मैं अभी इधर, नहीं तो मैं 3D में भी शो कर देता जेड एक्सिस को मानते हुए। ये ऐसे भी लिखेंगे तो सही है, एक्स जेड लिख दिया, दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज वाई जेड, नाम जरूर लिखा होना चाहिए। एक्सिस मेंशन नहीं की तो कोई मार्क्स नहीं, डी एक्स जेड एट 45 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दिस इज डी एक्स जेड, दोनों प्लस प्लस तो दोनों माइनस माइनस। समझ आएगा कि नहीं है? तो ये आ गए नोडल प्लेन्स। और नोडल प्लेन्स इसमें कैसे निकालेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट नोडल प्लेन्स, कोई भी नोडल प्लेन्स अगर मेरे को निकालना है, नोडल प्लेन तो दिख ही रहा है यहाँ पे, एल की वैल्यू कितनी होगी, नोडल प्लेन्स डी के लिए नोडल प्लेन्स कितने होंगे, एल की वैल्यू, और एल कितना होता है डी के लिए 2 2। अब जैसे मैंने बोला डी एक्स वाई में कौन से दो नोडल प्लेन है, जैसे पी के अंदर निकालते थे हम नोडल प्लेन्स, अभी दो शेप और रह रही है डी की, कौन सी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, मैं उनको बता रहा हूँ अभी, नोडल प्लेन्स यहाँ से देखेंगे। मैंने जैसे बोला पी के अंदर मान लीजिए ये ले लिया मैंने पी वाई ले लिया, ये वाई एक्सिस है, तो इसका नोडल प्लेन कहाँ पे होगा, इसका नोडल प्लेन कहाँ होगा, जो इससे पास करेगा ऐसी तो होगा कुछ, और वो कौन से प्लेन में होगा, एक्स, नोडल प्लेन जो होगा इसका वो क्या होगा, एक्स जेड प्लेन, पी वाई है तो उसका नोडल प्लेन क्या है, एक्स जेड प्लेन, यही तो होगा एक्स जेड प्लेन, वाई में तो है ही वो लोग, तो एक्स जेड प्लेन क्या होगा इसका नोडल प्लेन, एक प्लेन भी पूछ सकते हैं कि इसमें जैसे नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक तो ये वाला प्लेन पास करेगा और एक ये वाला, दो होंगे कि नहीं है, तो ये कौन सा प्लेन होगा जो बाहर की तरफ निकल रहा है, एक्स तो एक्स एक्सिस है ही और एक बाहर की तरफ निकल रहा है, तो एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन एक नोडल प्लेन होगा इसका, दो होंगे इसके, वो कौन से दो हैं, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। नहीं समझ आ रहा तो आगे मैथ्स पढ़ेंगे प्लेन, उसके बाद समझ आ जाएगा, ये दो प्लेन कौन से इसमें, एक्स जेड प्लेन वाई जेड प्लेन। अब जैसे वाई जेड है, वाई जेड तो एक वाई तो है ही है, इससे जो प्लेन निकलेगा वो ये होगा, और इससे जो निकलेगा ऐसे होगा, इससे पास करेगा, एक होगा ऐसे ऐसे करके, है ना, अंदर तक जाएंगे, आधा आधा हाथ अंदर जाएगा, और एक होगा ऐसे करके उस पॉइंट से पास होता हुआ, तो दो नोडल प्लेन्स कौन से होगा इसमें, इसमें तो एक ही होगा ना, इसमें ऐसे जाएगा सिर्फ हाथ, ये एक होगा नोडल प्लेन, ठीक है। इसमें दो नोडल प्लेन कौन से होंगे, एक होगा वाई है तो एक्स बाहर को मानेंगे, जेड वर्टिकल है तो एक्स बाहर को मानेंगे, तो एक एक्स जेड प्लेन और एक वाई जेड प्लेन, दो नोडल प्लेन इसमें कौन से हैं, वाई जेड प्लेन, ये हो गया जेड और साथ में एक्स, यानी एक्स जेड प्लेन इसमें भी होगा, और एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई और एक्स एक्स जोड़ देंगे, इसमें कौन से होंगे दो नोडल प्लेन्स, एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड प्लेन, दो मैंने बता दिए कौन से और कैसे बनेंगे, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, मैथ्स पढ़ लेंगे प्लेन्स टॉपिक तो उसमें और क्लियर हो जाएगा प्लेन्स कैसे निकलते हैं, उस पॉइंट से जो प्लेन पास होगा पूरा एक, वो प्लेन है। तो एक प्लेन ये हो सकता है इसमें, ये प्लेन कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे, और एक बाहर की तरफ वाई वाली माने, वाई बाहर मानी है तो वाई जेड प्लेन, इधर एक्स तो एक्सिस ही है और वाई का बाहर की तरफ मानना पड़ेगा, तो एक्स वाई प्लेन, इस तरीके से दो नोडल प्लेन्स कौन से वो भी मैंने बता दिया, और डायरेक्ट हमें आंसर पता है कि दो नोडल प्लेन्स होंगे, डी है तो एल की वैल्यू 2 यानी दो नोडल प्लेन्स, और स्फेरिकल नोड्स निकालने के लिए n माइनस एल माइनस वन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, n माइनस एल माइनस वन। अब मेरे को बताना है इसके अंदर डी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कूल में शेप पूछनी है वो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये वाली शेप ही आनी है स्कूल में। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोला तो इसमें जो लोब्स है, डबल नंबर इसमें भी है लेकिन लोब्स एक्सिस पर आई करेंगे, एक्स लिखा वाई लिखा, ये प्लस प्लस और ये अब एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, डी एक्स वाई में एक्सिस पे तो नहीं थे, 45 डिग्री पे थे कि नहीं, इसमें कहां पे लाई कर रहे हैं, लोब्स एक्सिस पे, लोब्स देयर लाइंग ऑन द एक्सिस। कई बार ऐसे बोलेगा कि ड्रॉ डबल डबल शेप फॉर डी ऑर्बिटल हुज लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस, तो कौन सा बनाना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर शेप, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर। तो ये एक्सिस पर लाई करेगा, और इसमें दो नोडल प्लेन्स भी निकाल सकते हैं, एक ही वाला प्लेन होगा, इसमें हम नाम नहीं दे सकते, नाम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एक ऐसे आएगा नोडल प्लेन, 45 डिग्री एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस, ऐसे ही एट एंगल 45 डिग्री, समझे कि नहीं। तो ये दो नोडल प्लेन्स इसमें भी आएंगे, टू नोडल प्लेन्स इट विल बी हैविंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके भी दो नोडल प्लेन्स हैं, किसी को प्लस किसी को माइनस दे सकते हैं। अब डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी जैसे मैंने यही स्कूल में पूछेंगे और ये पूछेंगे, जेड मान ली मैंने ये एक्सिस है,
तो डी जेड स्क्वायर बनाना है, ये बना दिया जेड, लेकिन ये तो पी जेड है अभी, ये क्या है पी जेड, इसमें एक होता है 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इस पॉइंट के अराउंड अब नोड नहीं बनेगा, क्यों, इसमें 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे क्या है 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये इसमें ये दोनों प्लस होते हैं, बीच वाला माइनस, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, ध्यान रखना डी जेड स्क्वायर है, दिस इज डी जेड स्क्वायर, इट इज नॉट हैविंग एनी नोडल प्लेन, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस, और इसमें कॉनिकल नोड्स होते हैं, इस पॉइंट से ना एक कोन पास करता है, एक कॉनिकल नोड दूसरा कॉनिकल नोड, 2 कॉनिकल नोड्स है इसमें, बट नो नोडल प्लेन, इट इज हैविंग 2 कॉनिकल नोड्स बट नो नोडल प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से करना है, सारा समझ के 3-4 बार करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, तो जाके होगा ये। तो ये डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की शेप बता दी मैंने, क्या नोडल प्लेन होता है, क्या नोड होता है, वो सब बता दिया। नोडल अगर जैसे मैंने ये दे दिया, एक स्फेरिकल नोड, दो ये स्फेरिकल नोड है, 2 स्फेरिकल 3 स्फेरिकल नोड, 3 स्फेरिकल नोड दे दिए इसके, और बोला इसके लिए अब ये कौन सा डी ऑर्बिटल है, 3 दे दिए, 1 2 3, ऐसे ही नीचे भी 3 बनेंगे, 3 स्फेरिकल नोड्स है इसके अंदर, यानी n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी इसकी 3, यही तो होते हैं स्फेरिकल नोड्स, n माइनस एल माइनस 1 3, और d के लिए ये d ऑर्बिटल है, d के लिए l क्या होता है 2, तो l को 2 पुट कर देंगे, तो n माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू आ गया 6, यानी 6 डी जेड स्क्वायर है ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है, ये क्या बन जाएगा 6 डी जेड स्क्वायर। इट इज नॉट हैविंग एनी नोडल प्लेन, इट इज नॉट हैविंग एनी नोडल प्लेन, बट इट इज हैविंग 2 कॉनिकल नोड्स, एक ऐसे सर्कल तो भी ऐसे घूम रहा होगा, तो एक ऐसे निकलेगा और एक ऐसे, तो 2 कॉनिकल नोड्स है। और यहाँ पे मैंने एक आइडिया दे दिया कि स्फेरिकल नोड्स अगर दे रखे हैं तो कौन सा वो डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होगा, कौन सा शेल का होगा, तो 6th शेल का है। कैसे पता लगा, n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 3 है, क्योंकि 1 2 3 है स्फेरिकल नोड्स, और l तो d के लिए l तो हमेशा 2 होता है, तो l को 2 पुट कर देंगे तो n इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं है। तो ये डी ऑर्बिटल्स की शेप बता दी मैंने, p की शेप बता दी और s की शेप। क्लियर। अच्छा, अब इसमें और अब है हमारे पास स्पिन क्वांटम बता दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ तक पढ़ के रखना ढंग से, अगला लेक्चर भी इसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक करके रखना। ओके, थैंक्स।